वापडा का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, उसका फोकस था कि लोकल जो रिसोर्सेज हैं उससे जनरेट किया जाए। ज्यादातर हमारी जो थी ये पन बिजली, यानी कि पानी पानी से बनती थी बिजली। तो वो 7 एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उनको तोड़ के 7 डिस्कोज बना दिए गए। वो 1 लाख बंदा था तो 1,05,000 उसमें से करप्ट था। तो इतनी रैम्पेंट वहां पे करप्शन थी। जनरल जुल्फिकार थे, बहुत ही जबरदस्त जनरल पाकिस्तान आर्मी के। इन्होंने वो चागी के अंदर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो धमाके हम्म। हुए थे, वो जनरल जुल्फिकार ने एक्चुअली ही वाज द हेड ऑफ, एक्चुअली उन्होंने बटन दबाया था। लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फिकार को जनरल मुशर्रफ लेकर आए और वापडा का हेड बना दिया। जो आम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई बिजली चोरी होती है, निज़ाम जो है वो पुरानी ट्रांसमिशन सिस्टम है। जिनकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो छोटा इदारा खरीद सकेंगे, उन कंपटीशन क्रिएट करवाएं, उनमें से देखेंगे कौन सा बेहतरीन बिड देता है। अमाउंट जो है, आप ये बिड के ऊपर डिपेंड करेगा कि सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद फिर हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। एफबीआर की एसआईएफसी ने बड़े ऐलानात किए हैं, वो कह रहे हैं जी अब टैक्स पॉलिसी एक अलग डिवीजन बनाएंगे। एफबीआर को तोड़ दिया जाएगा और एक और बोर्ड बन जाएगा, फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम्स। ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर 2 बोर्ड बन जाएंगे। इन बोर्ड्स के नीचे इस्टेब्लिशमेंट होगी जो कि हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल होगी। बजाय कि ब्यूरोक्रेसी कम हो, लीन हो, मजीद बढ़ाई जा रही है। कोई बंदा भी जो है उसने एफबीआर से डील नहीं किया एज ए टैक्स पेयर, जीरो, हाँ। एक बंदा भी नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं जी नहीं जी हम वो ले आते जी, हम वो चेंबर से ले आते जी फलाना। अरे भाई, चेंबर्स को तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। और आज भी हम जो आ, इस हफ्ते में जो अहम पॉलिसी और मईशत के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका जायजा लेंगे। हारून ख्वाजा साहब से पूछेंगे कि जो चीज़ें हैं वो सही डगर पर चल रही हैं और या नहीं, और कैसे चल सकती हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो मौजू हमारा ये है डिस्कोस। ये आप वो डिस्को मत समझें, ये पावर कंपनीज जो पाकिस्तान की जो बिजली की तरसील का निज़ाम है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है ये उससे मुतल्लिका है। और मैं इनसे इसके ऊपर बात करूंगा। और अभी निगरान हुकूमत ने ये कल ही उसके अंदर जो एसआईएफसी है उन्होंने कुछ फैसले किए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से कुछ चेंजेस उन्होंने अप्रूव की हैं। अब जारी बात है 1 महीना से कम रह गया निगरान हुकूमत का, कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन बहरहाल चूंकि एसआईएफसी तो मोस्ट लाइकली इलेक्शन के बाद भी मौजूद होगी और वही अब मुल्क की मईशत को आगे चलाएगी, तो ये बड़े अहम मानी खेज फैसले हैं। तो वेलकम बैक हारून साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो हम ये जरा डिस्कोर्स के बारे में आप बताएं। मैं कुछ कोशिश की मैंने नाजरीन को समझाने की, लेकिन मैं चाहता हूं जरा ये बताएं कि ये इनका काम क्या है, ये कंपनियां बनी क्यों हुई हैं, इनका मकसद क्या है। थोड़ी सी ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर हम आगे इसके ऊपर बात करते हैं कि इनका मसला क्या है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कमेंट आया था लास्ट, हमारा जो प्रोग्राम था वो गालबन हमारे इंडियन भाई हैं, उनको बहुत प्यार मोहब्बत है हमारे से। तो कह रहे थे कि जी ये इकॉनमी पे बात करते हैं तो उनको मसला है कि मैं बिस्मिल्लाह से क्यों शुरू करता हूँ। ओ। अब उनको क्या समझाएंगे, इसका इसका इकॉनमी इंटेलेक्ट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है कि हमारा ये नहीं दीन मैं एतकाद है तो मतलब नहीं, अगर आप उसमें। मुझे इजाजत दें तो मैं उनको इसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है वो हमारी हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये बरकत की एक चीज होती है, एक अच्छी चीज होती है, जिससे कि आप एक अच्छा जो जो भी काम करते हैं उसमें बरकत पड़ती है और उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है। और ये मजहबी भी है, ये कल्चरल भी है। हम चूंकि पाकिस्तान में बड़े होते हैं और एक कल्चर का असर होता है, तो ये दोनों चीजें अब हमारी ये तहजीब है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक अलग मुल्क बना था कि मुसलमानों को ये था कि भाई अपनी तहजीब करें। इसका कोई बहुत ज्यादा आप उसको इंटरप्रेट ना करें किसी दूसरी तरफ। जी हारून साहब, सॉरी, आई थॉट आई आल्सो वांट टू एड्रेस तो दैट। इंशाल्लाह किसी दिन अपने इंडियन भाइयों के लिए एक रिलीजन के ऊपर भी प्रोग्राम कर देंगे। बहरहाल, जरूर। कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें 1999 गालबन ये था, जब ये एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे वापडा के अंदर। सो एक इदारा था वापडा, बड़ा जबरदस्त इदारा बना था, ये 50s के अंदर बना था। और इसको बेसिकली वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो पाकिस्तान जब नया नया बना तो उसके अंदर वाटर
की और जो पावर एनर्जी जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जनरेशन ट्रांसमिशन वगैरह वो सेट करने के लिए, और बहुत ही काबिल इसके अंदर हमारे इंजीनियर्स थे उस वक्त के। और ये ऐसा इदारा था जिसको दुनिया के अंदर कॉपी किया जाता था। और ये इंजीनियर्स जो जो जिन्होंने अर्ली स्टेजेस में वापडा के साथ काम किया, वो बहुत से मुल्कों में जाके उन्होंने वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन वगैरह जो थी वो सेटअप की। बहरहाल, तो जैसा कि पाकिस्तान की स्टोरी है वो प्रोग्रेसिवली इसके अंदर एक डिक्लाइन आता गया हमारी हर सेक्टर के अंदर। तो वापडा के अंदर भी यही हुआ, उसके अंदर मैसिव करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, वापडा के इनर जो सर्कल्स है उसकी ब्यूरोक्रेसी क्रिएट हो गई। और उस वक्त 7 एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे, AEBs उनको कहते थे। और वो एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो थे देवर बेसिकली बोर्ड्स बने हुए थे, और यही लाहौर रीजन थी जैसे, और उस वक्त KESC जो था वो उस वक्त वो भी एक एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, इसी तरह कोयटा पेशावर वगैरह। तो ये बोर्ड्स बने हुए थे, हेडेड बाय वापडा के ही एम्प्लॉयज थे। और और वो बोर्ड हेड भी वापडा के एम्प्लॉयज करते थे, और बोर्ड की कॉम्बिनेशन तश्कील वो भी वापडा के एम्प्लॉयज की थी। और ये जिन लोगों को तब की कुछ याद होगी 1999 वगैरह की, तो हाँ, वी वर हेडिंग टुवर्ड्स, ये वो वाला एरा है जब कुछ साल पहले 94 95 के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बेनजीर साहिबा ने ये की थी हमारी IPPs APPs वगैरह। जो थी वो लॉन्च की थी। और बल्कि वो दुनिया के अंदर समझा जाता था बड़ा जबरदस्त ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है तरीका। लेकिन दैट वाज द स्टार्ट, जहां से पाकिस्तान की जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और फिर इसकी कॉस्ट जो थी वो बढ़ गई, और इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर हमने इन्हिसार करना शुरू कर दिया वगैरह। तो बापडा का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, उसका फोकस था कि लोकल जो रिसोर्सेज हैं उससे जनरेट किया जाए। ज्यादातर हमारी जो थी ये पन बिजली यानी कि पानी पानी से बनती थी बिजली। उसके बाद फिर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आए, कुछ कोल से चलने वाले जो थे वो जनरेशन शुरू हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे, बड़ी सक्सेसफुली वापडा ने ये सारा कुछ किया 1999 के अंदर। और दिस इज पोस्ट IPP। आहिस्ता आहिस्ता लोड शेडिंग बढ़ना शुरू हो गई, और बहुत प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तक कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन थी उसमें मतलब लोड शेडिंग का ये हाल था कि बिजली ये नहीं था कि कब जाएगी, ये फोर्स ही करना शुरू कर दिया था लोगों ने कि बिजली कब आएगी। तो फ्यूचर की फोरकास्ट काफी ग्रिम थी उस वक्त। राइट। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि भाई ये जो है दुनिया चेंज हो रही है और ये स्ट्रक्चर अब नहीं चलेगा, यानी कि वापडा की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो गई थी और ये वापडा नहीं चला सकता, इसको अब तोड़ने की जरूरत है। ये बहुत रेड टेप्ड हो गया है, ब्यूरोक्रेटिक इदारा हो गया है, इसको छोटे पीसेस में तोड़ के तो इसको कॉर्पोरेटाइज किया जाए। उस वक्त द बज वर्ड वाज कॉर्पोरेटाइजेशन। तो उसके लिए ये डिस्कोज बनाए गए। डिस्कोज का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, DIS डिस्ट्रीब्यूशन, COs कंपनीज। तो वो 7 एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, उनको तोड़ के 7 डिस्कोज बना दिए गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी गई, विच वॉज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद हुआ ये कि जी एक्चुअली मैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनका एडवाइजर था, और ये मेरे सामने सारा कुछ हुआ था। इनफैक्ट मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप उसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं तो कोई तो उसकी फॉर्म और शेप होने की जरूरत थी। ना उनकी कोई वैल्यूएशन थी, ना उनकी कोई बैलेंस शीट थी, ना उनकी कोई कैश फ्लो थी, ना प्रॉफिट एंड लॉस था, तो कॉर्पोरेटाइज कैसे होता? तो बिल्कुल। अच्छा, अब वो किसको कहते कॉर्पोरेटाइज करने के लिए? तो अब जाहिर है वापडा वाले ही थे, तो वापडा में तो हाल ये था, वो मैं आई डोंट वांट टू यूज दीज वर्ड्स, बट लेकिन वो 1 लाख बंदा था, तो 1,05,000 उसमें से करप्ट था। तो इतनी रैम्पेंट वहां पे करप्शन थी। सही। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो फिर
बल्कि मैं भी इस डिसीजन में शामिल था कि किसी ऐसे इदारे को टेम्परेरली इसके अंदर लाया जाए जो कि इसके जो इमीडिएट अफेयर्स हैं उनको राह रास्त पे ले आए। राइट, एंड रिमेंबर दिस 25 साल पुराना पाकिस्तान जो था वो आज के पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट था। ये मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो एक राइट। ही इदारा था पाकिस्तान में उस वक्त जो कि ऑर्गेनाइज था, जिसके ऊपर करप्शन की कोई ऐसे उस वक्त तो खैर बिल्कुल ही नहीं थे चार्जेस, और वो पाकिस्तान आर्मी था। तो उस वक्त फिर जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ, उनसे रिक्वेस्ट की, और उन्होंने बड़ी ग्रेशियसली, जनरल जुल्फिकार थे, बहुत ही जबरदस्त जनरल पाकिस्तान आर्मी के, ये वो जनरल जुल्फिकार वो जनरल साहब हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फिकार, ये इन्होंने वो चागी के अंदर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो धमाके हम्म। हुए थे, वो जनरल जुल्फिकार ने एक्चुअली ही वाज द हेड ऑफ, एक्चुअली उन्होंने बटन दबाया था, ही वाज द पर्सन, फैसिनेटिंग जेंटलमैन, और मैं मुझे उन्होंने एक्चुअली पूरी स्टोरी सुनाई थी, वो फिर कभी आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल, तो जनरल जुल्फिकार को, लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फिकार को जनरल मुशर्रफ लेकर आए और वापडा का हेड बना दिया, और ये उस वक्त फिर हुआ ये कि वो जो प्रोसेस था कॉर्पोरेटाइजेशन का वो रुक गया, और फिर आर्मी काइंड ऑफ टुक ओवर वापडा। उसको, उसके जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स थे, उसके करप्शन के प्रॉब्लम्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के प्रॉब्लम्स, उसकी ये जो बिजली जो है उसमें लोड शेडिंग उस वक्त हुई थी, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी इमीडिएट प्लानिंग की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्पररली आई थी। दैट वाज द आइडिया, ताकि वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए जिसमें ये कॉर्पोरेटाइजेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती। ठीक है रजा? अच्छा, अब बिल्कुल मसला ठीक। ये हुआ है कि इतने में 12 अक्टूबर 99 हो गया। हम्म। तो वो अगेन, ये पाकिस्तान की स्टोरी है कि वो जो बड़ा अच्छा एक आइडिया था डिस्कोस का कॉर्पोरेटाइज करने का, और एक टेम्पररी टेम्पररी सोल्यूशन जो था कि आर्मी को लेकर आए, वो दोनों आइडियाज जो हैं वो बेसिकली गायब हो गए, एंड आर्मी बेसिकली टुक ओवर, एंड सिंस आर्मी टुक ओवर द कंट्री, तो वो वापडा काइंड ऑफ बिकेम काइंड ऑफ अ सेमी परमानेंट काइंड ऑफ थिंग। तो आर्मी ने, राइट। ठीक है जी, ये तो चैप्टर 1 हो गया, हाँ जी। आपकी जो आपका सवाल है उसका। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द टाइम आहिस्ता आहिस्ता फिर 2007 तक तो फिर आर्मी की गवर्नमेंट रही। उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम ये फिर डिसाइड हुआ, वो 7 एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो थे, जो कि डिस्कोज बन गए थे, उनको वो फिर 10 बन गए, क्योंकि ट्राइबल एरिया भी उसमें आ गया, और फिर हैदराबाद का भी एक आ गया, सक्खर का भी एक आ गया, वो 10 एरिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्कोज बन गए। ठीक है जी? अच्छा, वो पहले ये होता था, वो कराची जो था वो सिंध को सारे सारे का सारा करता था, लेकिन जब KESC यानी कि कराची का जो डिस्को था उसकी जो प्राइवेटाइजेशन हुई, तो कराची को अलहदा कर दिया गया और हैदराबाद और सक्खर को अलहदा कर दिया, इस तरह से ये, और फिर ट्राइबल का एक अलहदा हो गया, वो पेशावर के अंडर था, तो ये टोटल 10 हो गए। KESC को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, वो एक अलहदा स्टोरी है, अभी हम उस पर नहीं जाते। सो KESC राइट। डाल दें, बाकी रह गए 10 डिस्कोज। बिल्कुल। तो उसके बाद ये जनाब तब से 2007 के ऑनवर्ड ये अब चल रहा है कि जी डिस्कोस बने हुए हैं, और फ्रैंकली अभी तक उनकी क्या कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं या नहीं हुई मैंने तो कोई नहीं देखी है। अलबत्ता ये जरूर है कि एट डिफरेंट टाइम्स वो डिस्कोस जो है उसके बोर्ड बनते हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आते हैं, वो चलाने की कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेट होके छोड़ के चले जाते हैं। सही। So सही। it's basically a lump of extremely confusing, conflicting policies of different decades जो कि इकट्ठी होकर, और बीच में प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, ब्यूरोक्रेसी भी आ गई है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी आ गया हुआ है, उसमें हर चीज इकट्ठा होकर ना वो उसकी एक everything is mixed together and it's complete confusion. That is where we stand at this point. दैट इज ओके। तो अब ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुई, ये जो निज़ाम बना नई कंपनियों का, और आपने उसकी सियासी और वो जो उसकी उसकी टाइमलाइन तो आपने बता दी। अभी ये जो इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि इनको बेहतर, इनकी कारकर्दगी बेहतर करनी है। तो ये बताइए इनका मसला क्या है? कि सारी बात है कि ये पावर जो है वो
जो आम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई बिजली चोरी होती है, निज़ाम जो है वो पुरानी ट्रांसमिशन सिस्टम है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट एल्स देम एंड हाउ इज प्राइवेटाइजेशन अ मेथड टू फिक्स देम एंड व्हाई इज इतनी क्यों उस पे फोकस है? प्राइवेटाइजेशन इसलिए फोकस है कि अगर कोई इदारा अ, उसको आपने एफिशिएंटली चलाना है तो उसको फॉर प्रॉफिट बेसिस पे चलना जरूरी है। क्योंकि जब वो प्रॉफिट बनाने के लिए इदारा चलता है तो उसको जो चलाने वाले हैं वो उसकी एक्सपेंसेस कम करेंगे और उसके जी। रेवेन्यू को ज्यादा करेंगे। सही। एक्सपेंस वो कैसे कम करेंगे? उसको मोस्ट एफिशिएंटली चलाएंगे। रेवेन्यू वो कैसे ज्यादा करेंगे? वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। जितने कस्टमर सेटिस्फाई होंगे उतना वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जितनी कॉस्ट कम होंगी उतना प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। सो इन अ नटशेल, टू सिंप्लीफाई, ये और ये कौन करते हैं? प्राइवेट सेक्टर के लोग इस तरह से कारोबार चलाते हैं। अगर सही। आप हुकूमत को ये दे देंगे तो हुकूमत में जो भी बंदा आके उसके सर पे बैठेगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, अगर वो प्रॉफिट के बजाय लॉस कर देता है तो उसका क्या जाता है? उसकी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी, जाके कहीं और बैठ जाएगा, 2 महीने के लिए ओएसडी लगा देंगे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उसके बाद फिर कोई उसको पोस्ट मिल जाएगी। सो उसका क्या जाता है? इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि प्राइवेटाइज करना। इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय है नहीं। ये तो 25 साल से चल रहा है ना जी। डिस्कोज जो थी वो बनी इसलिए थी कि उनको कॉर्पोरेटाइज करके उनको फिर प्राइवेटाइज किया जाए। राइट। दरमियान में ये राइट। सारी अपना कंफ्यूजन आ गई। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आपको प्राइवेटाइज करने के लिए, एज आई सेड, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आप जब किसी के पास जाएंगे कि जी हम इस इदारे को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो वो आपसे कहा, अच्छा जी कौन सा इदारा है? आप बताएंगे जी ये इदारा है जिसका नाम लेस्को है जी, लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन। वो कहेगा अच्छा जी, वेरी नाइस, आई एम इंटरेस्टेड, आप मुझे बताएं, इसका कोई मुझे डेटा दें। तो फाइनेंशियल टर्म्स में डेटा का मतलब ये है कि आप उसकी बैलेंस शीट दें, आप उसकी कैश फ्लोज दें, आप उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट दें, आप उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की स्टेटमेंट दें, जो कि बैलेंस शीट बेसिकली होती है, आप उसके ऑडिटेड अकाउंट्स दें। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो जिसको आप बेच रहे हैं वो कहेगा अभी मैं क्या खरीद रहा हूँ, मुझे बताएं तो सही ना मैं क्या खरीदूं। राइट। सही। सबसे पहली बात तो ये है कि इन सब इदारों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो होनी जरूरी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक तो ये बात। अब मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया कि क्यों प्राइवेटाइज करने की जरूरत हाँ। है। सवाल था ना? बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब वी आर एट अ पॉइंट जहां पे ये तकरीबन हर बंदा इससे एग्री कर गया कि हाँ जी प्राइवेटाइज होने की जरूरत है डिस्कोर्स को। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज टू इट। मैं आई हैवंट कम अक्रॉस एनीवन जिसने कहा है कि नहीं होनी चाहिए। राइट, शायद शायद एक आधा हो, मुझे बहरहाल मुझे नहीं पता। अच्छा, अब दैट्स अ वेरी गुड step moving forward, that everyone agrees that we must privatize these. Okay, good. अच्छा, अब आगे चलें। देखिए, हुआ ये है कि ये डिस्कोस जो हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स ये मैसिव एंटिटीज बन चुकी हैं। 25 साल पहले पाकिस्तान की आबादी जो थी वो 13-13.5 करोड़ थी। इससे कुछ वो डबल हो गई है। मुझे ये नंबर्स इसलिए फिंगर टिप्स है मेरे क्योंकि मैंने 1998 में पॉपुलेशन के ऊपर पाकिस्तान की पहली रिसर्च की थी, ठीक। और उस वक्त हम 13 करोड़ पे रोते थे, और हमने पूरा प्लान बनाया था कि इसको कैसे ठीक करना है। और उस वक्त हम कहते, उस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि जी हम इसको कैसे 13 करोड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अभी आप देखें 25 साल अब वो हम डबल हो गए हैं। इसी तरह राइट। यानी कि ये जो डिस्कोस हैं इनके कंज्यूमर्स जो हैं ये आधे होते थे हम्म। 25 साल पहले, अब वो डबल हो गए हैं। करेक्ट। दीज हैव करेक्ट। बिकम मैसिव, जिसको कहते हैं ना एंटिटीज। करोड़ों सही। लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, लाखों घरानों को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। अब बिल्कुल अगर ठीक। आप
उसी कॉन्सेप्ट को, यानी कि 25 साल वाले कॉन्सेप्ट को उठा के लें और आप बोर्ड के ऊपर सर्टेन प्राइवेट सेक्टर के लोग लाके बिठा दें। मैं लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, लाहौर लेस्को के बोर्ड पे आप सर्टेन कि जी जिनका इंटरेस्ट हो कि जी ये लेना है फ्यूचर में, राइट। ये उसको उसको उसके पॉसिबल खरीदार हैं, ताकि उनको पता लगे कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है नॉन। तो जब इतना बड़ा इदारा होगा, जब आप उसको बेचने जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड साइज इस इदारे की, इसके बायर्स जो हैं या तो फॉरेन बायर्स होंगे या पाकिस्तान के अंदर से आप गिनती के जो है ना एक हाथ पे गिन सकेंगे जो लोग जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ये इदारा जो है वो खरीद सकें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसका साइज इतना बड़ा है। जब आपके पास फॉरेनर्स और चंद गिनती के पाकिस्तानीज आके बिड करेंगे उस इदारे को राइट खरीदने के लिए, तो योर हैंड्स आर टाइड, क्योंकि फिर वो लोग निगोशिएटिंग पोजीशन में होंगे और वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाएंगे, राइट। जैसा कि वो इस वक्त करा रहे हैं, हाँ जी। जैसा कि वो इस वक्त कह रहे हैं कि जी अगर आप चाहते हैं कि हम चलाएं तो हमें आप पहले ओनरशिप दें, एक सर्टेन ओनरशिप हम्म। दें। राइट तो राइट अभी राइट। हम लोग जो हैं वी आर पुश्ड इनटू अ कॉर्नर बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। चंद लोग ही हैं जो जो ये लेना चाह रहे हैं और कोई खास कंपटीशन नहीं है। हाँ राइट, बिल्कुल। कोई लाहौर के अंदर इंटरेस्टेड है, कोई फैसलाबाद के अंदर इंटरेस्टेड है, वो जो एक हाथ पे आप गिन सकते हैं, वो एक फैसलाबाद में इंटरेस्टेड है, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में इंटरेस्टेड है। और वो बाकी अब कोयटा में तो वो तो कोयटा और सक्खर तो इतने ज्यादा, हैदराबाद इतने ज्यादा लॉस मेकिंग है कि उसके अंदर तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सही सो सही। so right now, because of the size of these discos, you're pushed in the corner जहां पे आपके पास compete ही नहीं कोई कर रहा, आपके वो एक आधा बंदा ये जो कहता है अच्छा जी, तो वो अपनी डिक्टेट कर रहा है टर्म्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेन, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन माय नो नो, पॉइंट ऑफ बहुत व्यू। क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए ना, मसला तो यही है कि एक तरफ वो उनको बेहतर चलाना है, ऊपर से एक ऐसा अमल भी लेकर आना है कि प्राइवेटाइजेशन, जिससे कि कंपटीशन भी हो, ज्यादा पार्टीज हों, और वो बिल्कुल एक है। तो कोई बेखा से इस टॉपिक को रैप अप कर दीजिए, जो मौजूदा जो अभी इसकी डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन के मसाइल या जो पॉलिसी है उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। जी, तो टू रैप इट अप, आपको याद है मैं तो पता नहीं कितने सालों से, और कम से कम एक साल से तो इस प्लेटफॉर्म पे हम बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जो डिस्कोस हैं इनको आप फर्दर ब्रेक करें। मसलन लेस्को एज एन एग्जांपल, लेस्को को आप 9 टाउन्स हैं लाहौर के, उसमें 9 के अंदर लेस्को के 9 जो है वो एंटिटीज बना दें आप। लेस्को 1, लेस्को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब आप उसको छोटा करेंगे और फिर आप जाएंगे पब्लिक के पास प्राइवेटाइज करने, जब आप एडवर्टाइज करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा लोग आएंगे, आपको 10, 12, 25 लोग आ जाएंगे जिनकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो छोटा इदारा खरीद सकेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास कंपटीशन क्रिएट होगा। जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो फिर आप अपनी टर्म्स जो हैं वो टेबल पे रखेंगे, वो अपनी टर्म्स ही टेबल पे रखेंगे। और उस वक्त आप उनमें कंपटीशन क्रिएट करवाएं, उनमें से देखेंगे कौन सा बेहतरीन बिड देता है, उनमें से बेहतरीन बंदे को सिलेक्ट करें। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको ओनरशिप देनी चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें पहले उनसे कहना चाहिए कि भाई आप आए, इसको आप एक सर्टेन टाइम के लिए चला के दिखाएं। जब आप सक्सेसफुली चला के दिखाएंगे और एक सर्टेन अमाउंट जो है, आप ये बिड के ऊपर डिपेंड करेगा कि सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद फिर हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। सो इस तरह का कोई आपको प्राइवेटाइजेशन का मैकेनिज्म करना पड़ेगा। सो बेसिक पॉइंट इज कि डिस्कोस को फर्दर ब्रेकअप करके फिर प्राइवेटाइज करें, ओनरशिप मत दें। हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको आप कंसेशन दें ओनरशिप के बगैर। और ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो है फॉर सम रीजन, वो मैं आई होप ही लिसंस टू दिस प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि वो प्रॉब्ली मिसगाइड किसी ने किया है कि ओनरशिप पहले देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये पहले भी आई थिंक हमने इसके ऊपर बात की थी, मुझे याद पड़ता है।
और पिछले वीक भी। और ये आई थिंक ये एक क्रिटिकल पॉइंट है बिल्कुल ओनरशिप का। तो जाने से पहले हरुण रजा, साहब। जस्ट वन मोर थिंग, जी मैंने बड़ी प्लीज। क्विक समरी देखे, 25 साल की ये समरी, इसको बड़ी क्विकली रैप अप किया है। 5 उसके अंदर मिनट बहुत सी जबरदस्त काम भी हुए हैं। क्योंकि मैं फ्रैंकली मैं जनरल जुल्फिकार का बड़ा फैन हूँ। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था। ऐसा इदारा जो कि बिल्कुल डूब गया था, उसको देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि उन्होंने उसको बाहर से निकाला। और भी बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे इसके अंदर काम किए, लेकिन टाइम कंप्रेस है तो हर किसी के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं, बट आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। नहीं नहीं बिल्कुल। मैं चाहता था कि जरा थोड़ा सा देखिए ये टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं हारून भाई, एक बहुत बड़ा मसला हमारा डिस्कनेक्ट ये है कि आपको पता है मसलन ये हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ये टिकटॉक, अब यहाँ पे इस तरह की गुफ्तगू जो है वो बहुत कम होती है तो एक मखसूस ऑडियंस के लिए होती है। और लोग अक्सर कहते हैं जी बिजली महंगी हो गई, आ नहीं रही, लोड शेडिंग हो गई। उसके पीछे जो पूरी ये कहानी है और जो पूछे एक पेचीदा किस्म की एक तारीख भी है, एक मैनेजमेंट भी है। तो मैं चाहता हूं कि जरा वो लोग समझें इसके थ्रू कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं ये कंपनियों की, इनकी प्राइवेटाइजेशन या कोई और फैसला। तो बहरहाल थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। बढ़ते हैं जी आगे। ये एफबीआर की एसआईएफसी ने बड़े ऐलानात किए हैं। वो कह रहे हैं जी अब टैक्स पॉलिसी एक अलग डिवीजन बनाएंगे। एफबीआर में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू जो पहले होते थे आई थिंक वो सेपरेट हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए, आप क्या समझते हैं ये जो, चूंकि आप एफबीआर के एक्सपर्ट हैं, तो क्या एफबीआर जो है इससे ठीक हो जाएगा इन इन जो नए स्टेप्स ऐलान हुए हैं, किए गए हैं? डिजास्टर, वन वर्ड। अच्छा। इतना मुझे अफसोस हुआ है ये जो हो रहा है। और ऑनेस्टली देखें, आर्मी चीफ जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी वो बिल्कुल अब एक नेक नियति से चीज़ों को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही इज ट्राइंग टू मूव अ ट्रेन जिसके पहिए जो हैं वो उनको जंग लग चुका है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि उनको जो प्रेजेंटेशंस बड़ी बड़ी की जाती हैं, तो जाहिर है वो ही इज डिपेंडेंट ऑन देम। ये दीज आर हाईली टेक्निकल इश्यूज। और वो जब 50 बंदे या 70 बंदों की मीटिंग होती है, वो मीटिंग तो नहीं होती ना, जलसा होता है। उसमें बैठ के एक इतनी बड़ी स्क्रीन पे वो प्रेजेंटेशन हो रही होती है और सब अपना सर हिला रहे होते हैं। तो जाहिर है आर्मी चीफ को जब ये प्रेजेंटेशन हो रही है तो वो तो इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं ना। लेकिन आप जी। देखें ना, इनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाए, गलत प्लान दिया जाए, तो मतलब ये तो एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज है, अफसोसनाक बात है। मैं आपको बताता हूँ बात, सुने जी। अच्छा जी, अब ये प्लान ये है जी कि एफबीआर को तोड़ दिया जाएगा। तो जबरदस्त, मैंने जब ये खबर सुनी मैं तो बड़ा खुश हुआ कि यार ये हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो एफबीआर को एफबीआर को बंद करने लगे हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद अब आगे सुनिए जी क्या है कि जी ये इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो रेवेन्यू डिवीजन विच इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन, उसके अंडर आ जाएगी। जी। और रेवेन्यू डिवीजन जो है उसके नीचे एक फेडरल पॉलिसी बोर्ड बनेगा, राइट। और उसके नीचे एक और अच्छा, रेवेन्यू डिवीजन फेडरल पॉलिसी बोर्ड बनाएगा, यानी कि वो जो पॉलिसी टैक्स पॉलिसीज हैं वो उसको अलग कर दिया एफबीआर के साथ अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। सो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको अलग कर दिया, पॉलिसी को अलग कर दिया। सो वो फेडरल पॉलिसी बोर्ड रेवेन्यू डिवीजन में एक बन जाएगा। उसके बाद एक और बोर्ड बनेगा, वो है प्रॉपर्टी एंड इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यूएशन। ये दूसरा एक बोर्ड या एंटिटी बनेगी रेवेन्यू डिवीजन के अंदर। अच्छा जी, और ये दोनों जो है पॉलिसी बोर्ड एंड जो वैल्यूएशन बोर्ड है वो हेडेड बाय सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन होगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। अच्छा जी, तो अच्छा ये तो मतलब है कि पहले भी हो रहा था। तो इसमें क्या आपने किया? अच्छा, एक बोर्ड बना दिया है, वो एक काइंड ऑफ पहले एफबीआर था, एफबीआर के अंदर एक बंदा पॉलिसी की बात गालबन करता था और सेक्रेटरी उनके साथ कंसल्ट करके पॉलिसी बनाते थे। अब आपने उसका एक नाम दे दिया, फेडरल पॉलिसी बोर्ड। प्रॉपर्टी एंड इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूएशन पहले भी ये लोग करते थे, हालांकि इनका काम ही है ये करना, वो तो वैल्यूएशन एजेंट्स का काम है करना। बहरहाल
उसके बाद जनाब आप सुने कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर एक फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू बन गया, बन जाएगा, और एक और बोर्ड बन जाएगा फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम्स। ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर दो बोर्ड बन जाएंगे। जो इनलैंड रेवेन्यू का है वो चलाएगा इनलैंड रेवेन्यू का बंदा, इनकम टैक्स का बंदा, और जो कस्टम्स का बोर्ड है वो कस्टम्स का बंदा चलाएगा। लेकिन इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से मेंबर्स होंगे, और चेयरमैन भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है। ओके। इसके बाद इन बोर्ड्स के नीचे इस्टेब्लिशमेंट होगी जो कि हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल होगी, और उसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स होंगे, दोनों में, दोनों बोर्ड्स में। तो अम, ये मतलब एक और, मजीद बजाय कि ब्यूरोक्रेसी कम हो, लीन हो, मजीद बढ़ाई जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि भाई ये आप खुदा के वास्ते ना करें, क्योंकि होगा ये कि रजा, ये 30 साल में कोई 9 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, 1990, 94, 97, 2001, 2005, 2009, 2014, 2022। ये शहबाज राना का बड़ा अच्छा उसने रिसर्च की थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक की $150 मिलियन की जो है फंडिंग से भी हो चुके हैं कुछ रिफॉर्म्स। तो ये खुदा के वास्ते इस किस्म का रिफॉर्म मत करें। इससे बेहतर है कि वही जो घिसी पिटी है उसको चलने दें, ताकि होता ये रजा कि वो रिफॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है, तो फिर यही सारे लोग जो आगे कहेंगे देखा जी कितनी अच्छी थी पुरानी एफबीआर, ये इनके कहने से हमने ये कर। तो दिस इज कंप्लीट डिजास्टर इन मेकिंग। मुझे इतना अफसोस हुआ, आपने मुझे एक ट्वीट फॉरवर्ड किया, वो इतने अच्छे बंदे हैं और वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, और मेरे भाई इसके अंदर होगा क्या? अब करना क्या चाहिए? असल बात क्या है? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई बंदा भी जो है, कोई बंदा, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके, तो सेक्रेटरीज तो ऑब्वियसली हैं ही, ये और ये जितने भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से रिलेटेड, कोई बंदा भी जो है उसने एफबीआर से डील नहीं किया एज अ टैक्स पेयर। जीरो, हाँ। एक बंदा भी नहीं है। तो मुझे बताए ना, जिन्होंने टैक्स देना है भाई, उनके प्रॉब्लम्स वाला तो कोई बंदा है यहाँ पे नहीं, राइट? अच्छा, फिर आप ले आते हैं जी प्राइवेट सेक्टर से, ये देखें जी ये प्राइवेट सेक्टर है जी, इन्होंने जी इतने साल वर्ल्ड बैंक में गुजारे हैं। ओ भाई, वो प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, ये सारे जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपको वो करेक्ट। बंदे लेकर आने हैं जो कि टैक्स देते हैं, जो कि मसाइल का शिकार हैं, जिनको पता है, जिनको गुजरना पड़ता है। बताए ना उनमें से किससे आपने कंसल्ट किया? इसीलिए बिल्कुल। इसीलिए ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस इतना जरूरी है, इसीलिए डेमोक्रेसी इतनी जरूरी है, इसीलिए ये पॉलिसी वो बनाते हैं। एक तो ये ब्यूरोक्रेट्स को समझ नहीं आती है भाई, आप पॉलिसी बनाने के लिए नहीं है, ये तो कायदे आजम ने कहा था 1948। आप, हमने सिविल सर्विस के ऊपर पिछले हफ्ते किया है, वो जाके सुने 1948 की चिटागोंग के अंदर स्पीच उनकी। पॉलिसी मेकर्स जो है वो तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, और पार्लियामेंट में जी। होता क्या है कि डिबेट होती है। मतलब जो रियल पार्लियामेंट, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा, रियल पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, और भाई उनको तो लाए ना जो इफेक्ट होते हैं, उनकी कोई से नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं जी नहीं जी हम वो ले आते हैं जी, हम वो चेंबर से ले आते हैं जी फलाना। अरे भाई, चेंबर्स को तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो डीटीओ उधर बैठा हुआ है, उसने चेंबर्स के अंदर सारा साल जो है इलेक्शंस होते हैं। वर्स्ट ऑफ द बिजनेसमैन जाके चेंबर्स में बैठ गए। मुझे आप बताएं कोई एक काबिल आदमी, एक काबिल आदमी का मुझे आप नाम बता दें जो कि वर्ल्ड लेवल का बिजनेस करने का की कैपेबिलिटी रखता है, वो जो कि चेंबर्स, वो लोग चेंबर्स में जाना जो है ना उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। इतना बुरा हाल हो गया चेंबर्स में, सब यहाँ पे फूल लगा के तो अपने आप को टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यूज और ये वो फलाना, और करीब इलेक्शन, उसके अंदर तो ग्रुपिंग हुई है। असल बिजनेसमैन तो आपका वहां है ही नहीं। इतना बुरा हाल आपने कर दिया रियल प्राइवेट सेक्टर का। अगर आपने वाकई कोई चेंज लानी है रजा, तो उसका तरीका ये है कि आप ढूंढें। आपने इतना इतना उनको बैक स्टेज पे कर दिया है रियल बिजनेसमैन को, कि कोई आगे आने को तैयार नहीं है। किसी से आप जाके पूछे, मैंने कोशिश की सबको इकट्ठा करने की, ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम बना के, लेकिन वो आगे आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अब ये टाइम आ गया कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनके तरले मिनते करके उनको लाएं, ताकि वो आपको बताएं कि क्या करना है यहाँ पे। राइट, फाइनल पॉइंट भाई, करना ये है कि आपके 23,000 बंदे हैं एफबीआर के अंदर, उस मोस्ट ऑफ देम रेंट सीकिंग में मुलविस हैं। भाई बिल्कुल। उसका क्या, ये बोर्ड आपने 6 बोर्ड बना दिए हैं, इसका उससे क्या ताल्लुक है? इससे रेंट सीकिंग बिल्कुल। कैसे कम होगी? जहां पे आपको 5,000, 5 भी नहीं 3,000 चाहिए,
3,000 बंदे चाहिए जो सारा काम कर लें। आपके 23,000 बंदे वहां पे हैं, उसका तो कुछ आपने किया नहीं। दुरुस्त। आपने इसका कुछ नहीं किया कि सारी दुनिया के अंदर को टैक्स पेयर और टैक्स मैन आपस में आमने सामने नहीं बैठते। इसका आपने क्या हाँ किया? हाँ। जब तक ये नहीं होगा तो मतलब आई एम कंप्लीटली, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इस किस्म की प्रेजेंटेशंस आर्मी चीफ को की जा रही हैं। एंड यू नो, वो तो जाहिर है देख के कहेंगे कि भाई ये मेरी मदद करें, हाँ जी करो। सो आई उनको टोटली तो आई एम टोटली इन डिसएग्रीमेंट विद दिस। बस ये सॉरी मैं जरा इमोशनल। मेरे आपका ये क्लिप जो है ना, मैं इसको काट के ना इंशाल्लाह अभी कुछ देर में मैं भेजता हूँ। GHQ में तो कम से कम पहुंचाते हैं, कोई भी लेवल फिर आगे वो पहुंच जाएगा, क्योंकि ये बात जरूरी मेरे ख्याल से। वो तो खैर आई वाज जस्ट जोकिंग, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात आपकी सबसे अहम है कि पॉलिसी एडवाइस जो होती है वो बड़ी क्रिटिकल होती है। और जो आपने कहा है कि जो स्टेक होल्डर्स का अपना तजुर्बा होता है, टैक्स पेयर्स जो हैं वो आम लोग हों, मिडिल क्लास हो, फिक्स्ड इनकम ग्रुप हो, बिजनेसमैन हो, बिग बिजनेसमैन हो, मीडियम साइज बिजनेसमैन हो, उनके पर्सपेक्टिव से आप FBR की कारकर्दगी को, उसके प्रोसेसेस को देखें। और मैं तो आपको ओवरऑल अपना कमेंट बताता हूँ कि जब मैंने इसको पढ़ा, ये शो से पहले आपसे बात हुई थी, तो मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा ये तो मजीद इसकी तो ब्यूरोक्रेसी कम करने की जरूरत है, इधर जरूरत है कि कम करें। ये हमारे जो अफसर होते हैं ना, इनका ये होता है कि जी और भर्तियां की पोजीशंस निकालो। हर किसी का इंटरेस्ट ही होता है, वो किसी को नायब कासिद लगवाना होता है, किसी को वो एडवाइजर लगाना होता है, किसी को टेक्निकल लगाना होता है। इधर भर्तियों का कारोबार है हारून साहब ये इधर मतलब मैं मोटी मोटी बात करूंगा, देसी बात, ये प्रॉब्लम है अभी तो ये ब्यूरोक्रेट्स। हमारे मिनिस्टर्स बैठ के क्या कर रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द एनर्जी मिनिस्टर। ही इज वन हाँ वन गाय हु इज डूइंग हिज जॉब वेरी वेल। लेकिन बाकी बैठ के क्या कर रहे हैं ना? उनको चाहिए ना ये पॉइंट आउट करें कि जो हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी बिल्कुल, ये बड़ी आपने अहम नुक्ते उठाए हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी हम इनको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट जो हमारी सिविल सर्विस का जो प्रोग्राम है नाजरीन, सिविल सर्विस में इस्लाहात लाने का, ये उससे मुंसलिक है। ये बात जो भी अभी पिछले 10-15 मिनट में जो गुफ्तगू हुई है, आप वो जरूर सर्च कीजिए और उसको जरा देखें। थोड़ी सी लंबी वीडियो, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत से लोग उससे इस्तेफादा भी हासिल करेंगे और समझेंगे कि कारोबार हुकूमत जो चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें मसले क्या हैं, उसको और ठीक कैसे किया जा सकता है। सिर्फ मसलों पे रोना पीटना ही मकसूद नहीं है, बल्कि कुछ हल उनके तजवीज करना और बताना, वो भी मेरे ख्याल से हमारा काम होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना तक जो है वो, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो हारून भाई, हमारा टाइम जो है ना, आज शो का थोड़ा सा आगे निकल गया है, लेकिन बहरहाल बातें बड़ी अहम थी, ज़रूरी थी। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।